हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और 27 अप्रैल से उसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो आप फॉर्म अपने अप्लाई करा दीजिए और डेली हमारी क्लास लीजिए ताकि आप सी टेट 2023 की जो परीक्षा होगी उसमें अपना 120 प्लस का स्कोर कर सकें। और दोस्तों, मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो हैं उनमें मैंने सिलेबस भी बताया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हैं वो जो पढ़ने हैं हमें। मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो CDP की है और CDP में हम पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों चीज़ें करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, मतलब सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है शिक्षा के संदर्भ में। ऑप्शन है हमारे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन बी है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन सी है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन डी है, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो ये हमारे चार ऑप्शन हैं। अब देखिए, जो हमारी शिक्षा होती है, शिक्षा का संदर्भ क्या है सामाजिकरण से, मतलब सामाजिकरण में शिक्षा का क्या संदर्भ है। तो देखिए, समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी प्लस पॉइंट है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, मतलब समाज में हम रह रहे हैं तो हमें अपने ही मानदंड बनाना। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, जो समाज में चीज़ें दी गई हैं या बताई गई हैं कि जो मानदंड है समाज के, उनका हमें पालन करना है। और ऑप्शन ए है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो सामाजिक वातावरण है उसे एडॉप्ट करना और उसमें समायोजन, मतलब उसे एडजस्टमेंट करना वातावरण के साथ। ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समायोजन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। मतलब जो प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनमें कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब सबसे अच्छा गुण कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे, शिक्षण विधियों में सक्षमता का और विषय का ज्ञान, मतलब जिस विषय को वो पढ़ाएं उनमें सक्षम होने चाहिए और उन्हें उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन बी है, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, मतलब उच्च जो मानक हैं उनकी जो भाषा है वो पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब भाषा अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो देखिए, जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनमें पेशेंस होना चाहिए और निरंतरता, कंटिन्यूटी, मतलब लगन भी होनी चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, धैर्य और लगन, यानी पेशेंस और कंटिन्यूटी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, धैर्य और लगन। क्वेश्चन नंबर 3, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मतलब नर्सरी कक्षा में अगर हम शुरुआत करें तो इनमें से कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाएगी। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो देखिए, बच्चे की जो सीखने की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है, तो सबसे अच्छी जो विषय वस्तु होगी वो मेरा परिवार होगी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेरा परिवार नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी। क्वेश्चन नंबर 4, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। जो जिला स्तर पर जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे प्राथमिक स्तर के लिए, वो किस सन से शुरू किए गए थे। 1990, 1993, 1998 या 2000। तो देखिए, जो जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वो 1993 में शुरू किए गए थे। ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, 1993। क्वेश्चन नंबर 5 की, फ्रोवेल निम्न में से
किस खेल पर प्रमुख बल दिया या देते हैं? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या ये सभी? तो देखिए जो फ्रोबेल थे उन्होंने जो गेंद का खेल था उस पर ज़्यादा बल दिया था, उस पर बहुत फोकस किया था। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, गेंद का खेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, मतलब इनमें से किसने सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित किया था? युंग ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विलियम वुंट ने, कॉलिंस व ड्रेवर ने? तो देखिए विलियम वुंट ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि जो थी उसे प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं या जो भी नागरिक हैं उन सबको अच्छा नागरिक बनाना और ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी साबित हो, समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, मतलब जो बालक का चिंतन है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। तो देखिए जो बालक का चिंतन है आत्म केंद्रिता से भी प्रदर्शित होता है, सजीवतावाद से भी होता है, यथार्थवाद से भी होता है और व्यक्तिवाद से नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? मतलब पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो देखिए भाषा भी प्रभावित करेगी, परिपक्व भी प्रभावित करेगा और क्रियाकलाप भी प्रभावित करेगा, सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा तीर्थतंत्र के सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन है हमारे पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो देखिए इसमें नहीं नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल, क्योंकि इसमें केवल पहला केवल जो होता है हमारा वो नेगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों मैं एक नेगेटिव जो हमारे टैग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड जो होते हैं हमारे, उन पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जो मैं टैग वर्ड की दूंगा आपको, तो आप उसे देखना ताकि आप देखते ही जो टैग वर्ड है जब उन्हें आप याद कर लेंगे तो टैग वर्ड देखते ही आप उन्हें पहचान लेंगे कि ये ऑप्शन गलत है या सही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, यानी इमोशंस जो हमारा डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। तो देखिए जो हमारे इमोशंस होते हैं, मतलब इमोशंस डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, इस संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? मतलब जो लिखता है तो ये जो लिखावट होती है ये किस कमी के कारण होता है? मतलब अच्छे से नहीं लिख पाते हैं तो ये किसके कारण होता है? डिसग्राफिया के कारण होता है, डिस्प्रेक्सिया के कारण होता है, डिसकैलकुलिया के कारण होता है, या डिसलेक्सिया के कारण होता है? तो देखिए जो डिसकैलकुलिया होती है ये हमारी अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये हमारी अधिगम अक्षमता। तो जो डिसकैलकुलिया होता है इसमें हम जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है वो सही से गुणाभाग नहीं कर पाती, मतलब कैलकुलेशन जो है वो ठीक से नहीं कर पाती हैं और उनमें मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, अब बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ये पढ़ने से संबंधित विकार है, मतलब इसमें बच्चा जो है ठीक से पढ़ नहीं पाता है डिसलेक्सिया में। और बात करें डिस्प्रेक्सिया की, तो डिस्प्रेक्सिया जो है हमारा ये शारीरिक कौशल से संबंधित है, मतलब बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाता है। और डिसग्राफिया जो होता है हमारा ये लिखने संबंधी विकार है, मतलब लिखने से संबंधित, लिखने में कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो डिसग्राफिया हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, इनमें से कौन सा है? तो देखिए जो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है वो है हमारा सामाजिक, और आर्थिक तो हो नहीं सकता, ये होगा हमारा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, या सामाजिक निर्भर, समाज पर निर्भर रहने वाला? तो देखिए जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो होता है हमारा अंतर्मुखी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अंतर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, जो अपना ऊर्जा बल, इसे हम लिबिडो भी कहते हैं, इसे बाहर की ओर व्यक्त जो करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। तो देखिए उसे कहेंगे हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, जब एक बच्चा एक अवधारणा को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली कमियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए ई.एल. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वाटसन, लेव वाइगोस्की। तो देखिए ये कहा था ई.एल. थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ई.एल. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? मतलब जो संवेगात्मक बुद्धि है उनमें से इनमें संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित नहीं है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो देखिए सहानुभूति देना नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 18, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बात करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है,
अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता क्या कराता है? तो देखिए अभिप्रेरणा जो है वो विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरण ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरण के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण। तो देखिए ये इस्तेमाल करी जाती है आवश्यकता के लिए। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 20, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो देखिए अगर हम विद्यार्थियों को समूह चर्चा के लिए उन्हें अवसर देंगे और समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर देंगे तो उनका जो सीखने का स्तर है वो बेहतर होगा। ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में बनती है किंतु ये एक नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो देखिए ये होनी चाहिए जो विकास की गति होती है वो एक से दूसरे व्यक्ति में जो होती है तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 22, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? मतलब इनमें से कौन सा विकास के लिए उचित है? ऑप्शन है हमारे विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब जो व्यक्ति होते हैं आपने देखा होगा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब में कोई ना कोई चीज अलग होती है। ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समूह प्राप्त होने के कारण। तो देखिए जो हमारे माता पिता और जो वंशानुक्रम या वातावरण के बीच जो हमें अन्योन्य क्रियाओं के कारण हमें जो मिलती हैं चीज़ें, उनके अनुसार व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो हमारी भावात्मक जागृति द्वारा होती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? जो चिंतन होता है वो मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चिंतन है हमारा वो ज्ञानात्मक पहलू होता है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक पहलू होता है मानसिक क्रिया का चिंतन। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहारवादी ने कहा है
मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने, हाल जेंगर ने। तो देखिए जो व्यवहारवादी थे वो वाटसन थे। वाटसन ने ये कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वाटसन ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो देखिए जो आकर्षित होने की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो होती है हमारी उद्दीपन की तीव्रता की। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 28, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो देखिए उसे कहते हैं अधिगम यानी लर्निंग। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान है वो कौन से बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है कृतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110, 125। तो देखिए उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 125 होगी। ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद।